चलिए आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम है गुणक। ठीक है, ये मल्टीप्लायर के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। मल्टीप्लायर, ठीक है, गुणक क्या होता है और इसका क्या काम है, ये एमपीसी से कैसे रिलेट करता है, एमपीसी के साथ इसका क्या संबंध है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके साथ बाद में अभी पीजीटी का भी एग्ज़ाम होगा, टीजीटी का भी एग्ज़ाम होगा, तो उन परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है और साथ में बीए एमए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इकोनॉमिक्स से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अब हमने स्टार्ट किया है इस टॉपिक को, तो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम लोग क्विक रिवीजन में कवर करेंगे जल्दी से और देखेंगे कि किस तरीके से यानी जो एग्ज़ाम है उसमें बेहतर से बेहतर यानी अंक को आप प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो एक छोटा सा टॉपिक है मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर के रिलेशनशिप को समझेंगे, जिसमें जो है ट्रेड थ्योरी में हम लोग देखते हैं आगे चल करके। और इस जो मल्टीप्लायर है और एक्सीलरेटर है यानी त्वरक और गुणक की जो अंतर क्रियाएँ हैं, आपने देखा होगा हिग्स और हैंसन ने इसका प्रयोग किया था, बाद में इसको सुपर मल्टीप्लायर का नाम दिया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लायर आखिर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इस यानी कि कॉन्सेप्ट का आप अवधारणा देखिए। तो 1931 में इस कॉन्सेप्ट की अवधारणा को लेकर के आरएफ जो है, आरएफ काहन आते हैं, ठीक है। आरएफ काहन इस यानी कि इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं और अपने एक जर्नल में एक लेख लिखते हैं, द रिलेशनशिप ऑफ होम इन्वेस्टमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें यानी इस मल्टीप्लायर को वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो उनका जो यानी जो गुणक का सिद्धांत है वह जो है यानी कि किसका गुणक का सिद्धांत है, उसके गुणक के सिद्धांत को रोजगार गुणक का के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन इसकी अवधारणा को यानी कि और आगे चेंज किया जेएम कीन्स ने और इसको रोजगार गुणक के जगह पर जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का नाम दिया और इसे जो है निवेश गुणक के रूप में कन्वर्ट किया। तो आपसे पूछा जाता है कि निवेश गुणक का जो अवधारणा है वो किसका है, तो ये निवेश गुणक की जो अवधारणा है वो जेएम कीन्स की है। अब जेएम कीन्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बहुत बड़े जो है मौद्रिक अर्थशास्त्र या कहें अर्थशास्त्र के एक बड़े जो है यानी कि ज्ञाता हैं और समष्टि अर्थशास्त्र के हम लोग जनक के रूप में भी इनको जानते हैं। मॉडर्न यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर आप कीन्स को नहीं पढ़ते इसका मतलब है आपने जो है इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो कीन्स ने बहुत जगह काम किया है, चाहे वो मुद्रा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कंजप्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंटरेस्ट के क्षेत्र में हो, यानी इनकी बहुत सारी थ्योरियां हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे आगे चल करके। अब कीन्स जब आते हैं तो कीन्स जो है निवेश गुणक की बात करते हैं। अब आखिर मल्टीप्लायर होता क्या है, तो मल्टीप्लायर ये बता रहा है कि जब निवेश में परिवर्तन होता है तो उससे आय, उत्पादन और रोजगार सृजन में जो परिवर्तन होता है दैट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लायर। यानी मल्टीप्लायर का काम क्या है, यानी जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, आई से हम इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा लगाए इसका मतलब है चेंज होगा। तो आय में परिवर्तन से क्या हो रहा है, यानी जो रोजगार में परिवर्तन हो रहा है, जो उत्पादन में परिवर्तन होगा और जो यानी कि आय में परिवर्तन होगा, ये जो देखने को मिलेगा, यानी इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लायर के नाम से जान रहे हैं। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट हम लोग जो है इसको के को यानी गुणक के रूप से प्रेजेंट करते हैं। के इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, ये परिवर्तन किस में हो रहा है, डेल्टा वाई या ये वाई है, इसका मतलब आय में परिवर्तन, रोजगार में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन और किस में चेंज होने से, यानी कि आय में। तो आय में परिवर्तन होने से जो उत्पादन, आय और रोजगार में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी गुणक कहते हैं। अब गुणक का जो सीधा सा संबंध है वो किससे है, तो गुणक जो है रिलेट कर रहा है जो भी हमारा यानी कि
ये गुणक है वो सीधा सीधा संबंध रख रहा है हमारा किससे, एमपीसी से। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, ये सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति है। सीमांत उपभोग का प्रवृत्ति का मतलब ये है कि आय में परिवर्तन से कितना उपभोग में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे कहें कि ये यानी कि डेल्टा चेंज इन इनकम, इससे इनकम से डेल्टा चेंज हो, यानी कि ये चेंज हो रहा है कंजप्शन में, तो कितना ये परिवर्तन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आप समझिए जो आपकी इनकम है, थोड़ा सा एक लाइन में इसको भी समझ लीजिए। इनकम क्या है, अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, किसी भी निश्चित समय अवधि में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कार्य करने के बाद जो उसको प्रतिफल मिलता है, दैट इज कॉल्ड एनी इनकम। जो उसका रिटर्न्स होता है वो उसकी आय होती है। अब आय के दो पार्ट्स होते हैं, आय यानी जो है आपकी, उसका हम कंजप्शन कर सकते हैं और सेविंग कर सकते हैं, दो इसके जो है पार्ट हैं। अब अगर आपकी इनकम चेंज होती है तो इनकम में भी चेंज, अगर इनकम बढ़ रही है या घट रही है तो इससे कंजप्शंस जो है और सेविंग्स जो है हमारी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो अब आप देखिए अगर हम यानी कि इसमें चेंज कर रहे हैं, मान लो डेल्टा वाई अगर हमने चेंज किया तो इससे डेल्टा सी भी चेंज हो रहा है प्लस डेल्टा एस भी चेंज हो रहा है। और अगर मान लो हम इस दोनों पक्षों में डेल्टा वाई से डिवाइड कर दें तो आपको दो चीजें देखने को मिल जाएंगी। यानी ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 हो जाएगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसलिए यानी कि 1 = एमपीएस प्लस एमपीसी के बराबर होता है। अब आपको एमपीसी चाहिए तो एमपीसी = क्या हो जाएगा, यानी कि 1 यानी कि 1 माइनस यानी एमपीएस आपका ये हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि जो हमारी सेविंग्स होती है, आपने देखा होगा कि जो यस है वो इस किसके बराबर होती है, आई के बराबर। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो वाई है ये = क्या है, सी प्लस आई है, ठीक है। तो सी प्लस आई का मतलब ये है कि अगर हम जो है यहाँ पर डेल्टा वाई से चेंज कर रहे हैं तो यहाँ डेल्टा सी हो जाएगा, यहाँ डेल्टा आई हो जाएगा, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई आपका एमपीसी को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका एमपीएस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारी इनकम है, अब इनकम चेंज होती है तो कंजप्शन भी चेंज होता है, बट इनकम जिस गति से चेंज होती है कंजप्शन उस गति से चेंज नहीं होता है। आपने देखा होगा, क्योंकि आय और कंजप्शन में जब आप रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि यानी कि कंजप्शन में नॉट बी जीरो बट इनकम में भी पॉसिबल जीरो। आपकी इनकम जीरो होगी तब भी आप कंजप्शन करेंगे, तो यानी कि कंजप्शन आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बट यानी कि जो आपकी इनकम है आप उसका पूरा कंजप्शन कर लें ऐसा भी नहीं होता है, और आप पूरी सेविंग कर लें ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए यानी जो एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी उपभोग की सीमांत जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, यानी कि 0 से लेके 1 के बीच में होती है, यानी मोर देन 0 और लेस देन 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एमपीसी का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो मल्टीप्लायर है वह क्या होगा, कम होगा। और जो अगर आपका एमपीसी का वैल्यू जो है 1 के तरफ जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि मल्टीप्लायर भी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आप समझिए, यानी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि अगर आपकी कंजप्शन करने की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, इसका मतलब है आप व्यय उतना ही ज़्यादा करेंगे, और जितना ज़्यादा व्यय करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, यानी कि कीन्स ने कहा था कि व्यक्ति को बचत करना, सामूहिक रूप से बचत करना क्या है, समाज के लिए हानिकारक है। अगर सभी लोग पैसा बचाएंगे तो फिर मार्केट में जो है लोग कंजप्शन नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, और इकोनॉमी में जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव चेंज देखने को यानी कि नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मार्शल ये कहते हैं कि बचत करना अच्छी बात है, लेकिन यानी कि कीन्स कह रहे हैं कि बचत करना व्यक्तिगत रूप से अच्छा है, लेकिन जो है सामूहिक रूप से क्या है, बुराई है।
और आप जान रहे हैं कि यानी कि जो मार्शल हैं उसी के शिष्य हमारे जो है जेम कीन्स हैं। और आप देख रहे हैं कीन्स ने जो परिकल्पना दिया था कंजप्शन के क्षेत्र में उसे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कह रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि व्यक्ति का उपभोग जो है उसके जो यानी कि एब्सोल्यूट इनकम है, निरपेक्ष आय है, उसी से क्या करता है वो यानी संबंध रखता है। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो कंजप्शन भी कम होगा। बट आप देखते हैं कि यानी एमपीसी का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है और 0 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि वो व्यक्ति पूरी इनकम को अपना कंज्यूम कर ले, कुछ ना कुछ तो सेविंग करेगा। इसलिए आप देखते हैं कि जब एमपीसी का जो वैल्यू है वो यानी कि गुणक के साथ सीधा सीधा रिलेट करता है। अगर एमपीसी का मूल्य बढ़ रहा है तो इसका मतलब है गुणक का भी मूल्य बढ़ेगा, और एमपीसी का मूल्य जो है अगर कम हो रहा है तो गुणक का मूल्य भी कम होगा। अगर आप समझिए एमपीसी का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है गुणक क्या होगा, यानी कि वो कम होगा। और अगर एमपीसी का वैल्यू 1 है तो गुणक का भी मूल्य जो है इनफाइनाइट होगा। तो ये रिलेशनशिप है किसमें, एमपीसी में और यानी गुणक के साथ। तो गुणक बहुत महत्वपूर्ण जो है यानी कंपोनेंट्स है, मल्टीप्लायर जो है, जो यानी क्या बता रहा है कि निवेश में परिवर्तन से आय, उत्पादन और रोजगार में होने वाले परिवर्तन को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, मल्टीप्लायर के नाम से जान रहे हैं। तो यही यानी कि आपसे सवाल पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में या टीजीटी के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गुणक का यानी जो परिकल्पना है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो रोजगार गुणक की परिकल्पना जो है आरएफ काहन के द्वारा दिया गया था, और निवेश गुणक की परिकल्पना जेएम कीन्स के द्वारा दिया गया था। गुणक होता क्या है, तो के इक्वल टू जो है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, यानी निवेश में परिवर्तन से आय, उपभोग और रोजगार में होने वाले परिवर्तन को हम लोग मल्टीप्लायर कहते हैं। और मल्टीप्लायर का सीधा सा संबंध जो है एमपीसी से होता है। एमपीसी का मूल्य जितना अधिक होगा उतना ही गुणक का मूल्य भी होगा, और एमपीसी का मूल्य जितना कम होगा उतना ही जो है गुणक का मूल्य भी कम होगा। अब आगे चल करके जो है यानी कि कर गुणक क्या है, या आपका जो है यानी कि आपने देखा होगा यानी कि जो टैक्स मल्टीप्लायर है वो क्या है। इसके साथ साथ और आयात और निर्यात में जो यानी चेंज हो रहा है उसके आधार पर जो है यानी कि मार्केट मल्टीप्लायर में आगे चल करके आप देखेंगे और भी सारे इसकी अवधारणाएं हैं, तो उनको आगे चल करके हम लोग देखेंगे। बट ये 3 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको आप देख लीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको और भी कुछ यानी थ्योरम जो है यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ। जैसे हमने आपको बताया कि कीन्स ने जो है क्या किया, कीन्स ने निरपेक्ष जो है उपभोग के संदर्भ में आप देखेंगे तो निरपेक्ष यानी कि आय परिकल्पना कीन्स की है। फिर आप देखेंगे सापेक्ष आय परिकल्पना, ठीक है, तो सापेक्ष आय परिकल्पना जो है किसकी है, वो यानी प्रोफेसर ड्यूजनबरी की है, ड्यूजनबरी की है। फिर आप देखेंगे स्थायी आय परिकल्पना, ठीक है, स्थायी आय जो है जो उपभोग परिकल्पना है, उपभोग की 4 परिकल्पनाएं हैं आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय प्रोफेसर कीन्स, यानी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय प्रोफेसर ड्यूजनबरी, और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस यानी कि ये किसका है, ये मिल्टन फ्रीडमैन का है, मिल्टन फ्रीडमैन का है, फ्रीडमैन का है। तो ये स्थायी आय परिकल्पना जो है मिल्टन फ्रीडमैन का है, जिसमें वो बताते हैं कि जो उपभोग में चेंज होता है वो व्यक्ति के स्थायी आय में परिवर्तन से ही उसका उपभोग प्रभावित होता है, ठीक है। इसके साथ सापेक्ष आय परिकल्पना ये बताती है कि व्यक्ति का उपभोग जो है यानी कि उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने से अमीर लोगों के सापेक्ष ना ही उपभोग करना चाहता है बल्कि उनसे अधिक भी उपभोग वो करना चाहता है और उन्हें वो दिखाना चाहता है। तो वो बताते हैं कि एक व्यक्ति का उपभोग उसके इर्द गिर्द जो भी लोग रह रहे हैं उनके उपभोग से वो प्रभावित होता है। तो प्रोफेसर ड्यूजनबरी ने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात किया था। फिर आगे चल करके वो रैचिट इफेक्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं जब कोई व्यक्ति जो है पास्ट पीक जो पॉइंट होता है वहाँ पहुँच जाता है, यानी कि वो अपने उच्चतम उपभोग के स्तर पर जब पहुँचता है आय बढ़ने के साथ, तो जब आय में कटौती होती है तो अपने उपभोग के यानी कि प्रारंभिक बिंदु पर नहीं आता है बल्कि बीच में कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई होता है।
तो उसे वो रैचिट इफेक्ट के नाम से जान रहा है। फिर यानी कि जो जीवन चक्र परिकल्पना है, उपभोग की जीवन चक्र जो है, आय उपभोग परिकल्पना है, ये किसकी है? ये जो है यानी यानी मुगदिलयानी, ठीक है, ये एंडो मुगदिलयानी की है, जिसमें वो अपने लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति के जो कंजप्शन होता है वो किस यानी कि स्टेज पे अधिक होता है और इनकम के साथ वो कैसे रिलेट करता है। तो बहुत सारे जो है सिद्धांत हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जो है टॉपिक है जिसे मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यानी निवेश के साथ जो है यानी जो हमारा यस है, जो हमारी सेविंग है, वही हमारा क्या होता है? निवेश होता है, यानी आई के बराबर होता है, यस इक्वल टू आई होता है। तो इसलिए यानी मल्टीप्लायर है वो ये बता रहा है कि निवेश में परिवर्तन से आय उपभोग और यानी कि उत्पादन में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? गुणक कह रहे हैं। इसके साथ एक्सीलेटर भी है। एक्सीलेटर की अपनी यानी कि विचारधारा है, और जिन लोगों ने एक्सीलेटर के बारे में बात किया उनके संबंध में आगे टॉपिक में हम आपको बताएंगे पूरा एक्सीलेटर के संबंध में कि एक्सीलेटर क्या होता है और उससे यानी कि किस चीज का संबंध होता है, और एक्सीलेटर के जो विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स हैं कि किसने क्या बताया है। मुख्यतः एक्सीलेटर ये बताया जाता है कि उपभोग में जो परिवर्तन हो रहा है उससे परिवर्तन से कितना पूंजीगत वस्तुओं में परिवर्तन होगा, दैट इज कॉल्ड अ एक्सीलेटर, यानी कि वो क्या है? त्वरक है, ठीक है। तो त्वरक और गुणक की जो संकल्पनाएं हैं वो आगे चल करके हम लोग जो है जो सुपर मल्टीप्लायर है उसमें देखेंगे, और त्वरक वाला जो है वीडियो हम इसके बाद जो है अपलोड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर जो है देखिए, और यहाँ से प्रश्न आएगा एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया है तो आपको डेली जो है इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा और बेहतर समझने को मिलेगा। मैं डॉक्टर अनूप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसी विषय से इकोनॉमिक्स से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूएन पीजी कॉलेज कुशीनगर में। तो मैं चाहूँगा कि आपका प्यार जो है इस चैनल को जरूर मिलेगा और आप इसको समझने में बेहतर जो है यानी आप कार्य करेंगे। ओके, थैंक यू।